बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं कोर पाठ्यक्रम हिंदी में संकलित पाठ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित वे आँखें पाठ का पाठ्यांकन करेंगे। इसमें हम कविता के भावार्थ, शिल्प सौंदर्य और अलंकार सौंदर्य तथा भाषा सौंदर्य के बारे में जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले पाठ को पढ़ने के पूर्व हम रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानते हैं। ये कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा कोशानी उत्तरांचल में हुआ था। कोशानी नामक गांव है जो अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश पहले था, अब यह उत्तरांचल में है और वहाँ पर इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। जन्म के 6 घंटे पश्चात इनकी माँ का देहावसान हो गया और इनकी दादी ने इनका पालन पोषण किया। 4 वर्ष बाद दादी का भी देहावसान हो गया। फलतः ये अकेले रहे और इनको स्वतंत्र लेखन करने के लिए इनकी जो मूलतः शिक्षा है, सबसे पहले कोशानी गांव की पाठशाला में, फिर इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुई। इस तरह से हम देखते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत ये प्रकृति को मानवीकरण रूप देकर, मानवीकृत रूप देकर, सर्वांग स्वरूप देकर ये सबसे पहले कवि हैं जो प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। ये प्रकृति के पुत्र, प्रकृति के चितेरे के नाम से जाने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, पल्लव, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, उत्तरा, चिदंबरा, युगवाणी, गुंजन, ग्रंथि, वीणा आदि हैं। इनको हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और भारत सरकार का पद्म भूषण से इन्हें अलंकृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। ये पहले ऐसे कवि हैं जो प्रकृति को इन्होंने काव्य का विषय बनाया और प्रकृति और मनुष्य के बीच अंतः संबंधों को, अंतरंग संबंध, अंतः संबंधों को इन्होंने अंतः संबंधों को स्थापित किया। ये इनकी कविता का मूलतः दस्तावेज है। और हम देखें, ये उच्च शिक्षा जैसे हमने बताया कि इलाहाबाद में प्राप्त की, साथ ही इलाहाबाद और बनारस। तो साथ ही साथ ये 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को गति दी, तो ये अपना अध्ययन छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यहाँ पर देखें कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के अद्भुत चित्रकार हैं और ये प्रकृति के रंगों को अपनी कविता में भरते हैं। इनका शुरुआती दौर है शुरुआती दौर जो है छायावादी कवियों का रहा है। ये शुरुआती दौर में इन्होंने छायावादी यानी प्रकृति का छायांकन करना, जो कविता है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पल पल यानी क्षण क्षण में प्रकृति कैसा अपना स्वरूप बदल रही है, प्रकृति का स्वरूप है। साथ ही इसी तरह से इन्होंने अन्य कविताओं के वेश लिखे। इनके ताज और वे आँखें, ये जो कविता है, ये दोनों प्रगतिशील विचारधारा की कविता है और ये छायावाद से ये प्रगतिशील विचारधारा की ओर उन्मुख होते हैं। ये एक कविता जो है हमारे सामने वे आँखें, उस आँखें में कवि ने यहाँ पर गरीब किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। किस तरह जमींदार, कारकुन यानी पुलिस और करिंदे आदि के माध्यम से, सूदखोरों के माध्यम से
महाजनों और सेठ साहूकार के माध्यम से किसान का शोषण किया गया। साथ ही साथ सुमित्रानंदन पंत अरविंद घोष के मानवतावाद से प्रभावित होकर मानव तुम सबसे सुंदरतम रचना प्रस्तुत किया है। इन्होंने यहाँ पर हम देखें कि रूपाव नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। और इसके साथ ही हम देखें कि इनकी जो भाषा है वे आंखों पाठ में चित्रात्मक भाषा है। इन्होंने प्रकृति की जादूगरी को अपने कलम में लेखनी में उतारा है। साथ ही खड़ी बोली और ब्रजभाषा के विवादों में इन्होंने खड़ी बोली का स्वरूप को रूपांतरित किया, यानी इसका पक्ष लिया। ये साथ ही भारतीय किसान को केंद्र में रखकर उन्होंने इस कविता को लिखा है। उन्होंने यह बताया किस तरह कविता में किसान सूदखोर महाजन के दुष्चक्र में, जमींदार के दुष्चक्र में फंसा हुआ उसका व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन नष्ट हो जाता है। यहाँ पर ये कविता में बताया गया। ये मनुष्य की सामाजिक चेतना की ओर समाज को जागरूक करने के लिए ये कविता लिखी गई है। देखते हैं कविता। अंधकार की गुहा सरी की उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार, कवि वे आँखों के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, मुझे उन आँखों से डर लगता है। वे आँखें कौन सी हैं? वह आँखें किसान की हैं। जिस किसान को जमींदारों ने, महाजन ने, सूदखोरों ने, साहूकार ने लूट लिया, उसके जीवन को नष्ट कर दिया। तो कवि कहता है कि उसके आंखों में दारुण है, करुणा है और नीरवता भरी हुई है, सन्नाटा या सूनापन है उसके आंखों में, गड्ढों में, उसके आंखों की कोर में, उसके आंखों में इतनी गहराई है। और जीवन की इस गहराई को देखकर, उसके दुख और दरिद्रता को देखकर कवि कहता है, मुझसे वह किसान देखा नहीं जाता, मुझे किसान से आमना सामना करने के लिए डर लगता है। कारण यह कि 60-70 साल 80 साल होने के बावजूद भी भारतीय किसान की स्थिति बड़ी दयनीय है। और इस दयनीय स्थिति का कारण हमारा समाज, हमारी सरकारें हैं और समाज सरकार में बैठे हुए वे लोग जो इस सत्ता के संचालन में अपना सहयोग देते हैं। तो कवि यहाँ पर कहता है, अंधकार की गुफा, अंधकार की गुफाओं के, अंधकार पड़े हुए, अंधकार हो और उसमें गुफा हो, उसके समान उसकी आंखें गहरी हैं, उसके आंखों के सामने अंधेरा है। कवि कहता है उसके सामने जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। वह किसान सूदखोर जमींदारों और यहाँ पर साहूकारों द्वारा, महाजनों द्वारा इस तरह लूटा गया, इस तरह उसका जीवन सर्वनाश की ओर, उसको गरीबी और तंगहाल और भूखमरी और कंगाली की ओर हमने ढकेल दिया है कि उसका सामना करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। क्यों? इसलिए कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी कि प्रत्येक घर में उजाला होगा, खुशहाली होगी, चिराग होगा। कहाँ तो चिरागा तय था, तय हमने वादा किया था कि अपना साम्राज्य होगा, अपना राज्य होगा, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए हमने आंदोलन किए। हमारे देश के लोग होंगे सत्ता का जो निर्धारण करेंगे, संचालन करेंगे, तो सभी को बराबर सुख और अधिकार की प्राप्ति होगी। किंतु ऐसा नहीं। अब तो चिराग मयस्सर नहीं, नसीब नहीं है चिराग यहाँ तो शहरों के लिए। यहाँ पर लोगों, आम गांव की बात तो छोड़िए, यहाँ आम आदमी जो शहर में रहता है उसको भी सुख सुविधाओं से, अधिकारों से वंचित है। तो यहाँ पर इस बात को देखकर कवि सुमित्रानंदन पंत बहुत दुखी हो जाते हैं।
वे कहते हैं भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। नीरव यानी सन्नाटा, सुनसान, रोदन। यहाँ पर किसान के दूर दूर तक, उसके जीवन में दूर दूर तक दुखी दुख दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर वह स्वाधीन किसान जो स्वतंत्रता के पश्चात उसका शोषण हो रहा है, शोषण का शिकार है, ये शोषण के शिकार होने के कारण कवि किसान के इस अवस्था को देखकर आहत होता है, हृदय से दुखी हो जाता है। तो इसलिए किसान की इस दयनीय स्थिति या दीनता और दुख दारुणता का कारण कौन है? यानी हमारा समाज है, हमारी सरकारें हैं, हमारे समाज और सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो नियमों, कानून, कायदों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देखें, अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुफा के समान यानी समानता बताने के लिए उपमा अलंकार है। साथ ही देखें उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, दावर्ण की आवृत्ति होने के कारण कविता में अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर कवि किसान के उस कारुणिक और दयनीय तथा उसके जीवन की उस विडंबना का यहाँ पर उल्लेख करता है। साथ ही यहाँ पर हम देखें कवि ने चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया है। जैसे ही हम कविता पढ़ते हैं, हमारे आंखों के सामने एक दुखी गरीब दीनहीन पूरी तरह से जमींदार और मालिकों और सूदखोरों, महाजनों, साहूकारों द्वारा शोषित किसान का चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। इस तरह से कवि ने इस कविता में किसान के जीवन का स्वरूपों का चित्रण किया है। अब देखिए किसान पहले क्या था, आज की स्थिति क्या है। भारत सोने की चिड़िया था, और सोने की चिड़िया का मतलब सुख समृद्धि से परिपूर्ण हमारा देश। कभी वह किसान की स्थिति इतनी अच्छी थी, वह खुशहाल था, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। वह किसान कभी स्वाधीन होता था, उसके आंखों में स्वाभिमान होता था, अभिमान होता था, खेती बाड़ी करता था, तो सुख वैभव संपूर्ण किसान, ऐश्वर्यशाली किसान, वह दूसरों का पोषक था, वह अन्नदाता था। इस बात को लेकर वह अभिमान कर सकता था कि मैं दूसरों के लिए भोजन उगाता हूँ, दूसरों को भोजन देता हूँ, और इसका अभिमान उसके आंखों में हुआ करता था। किंतु आज संसार में उसकी इस दयनीय स्थिति को देखकर संसार उसे बीच में ही छोड़कर, हमारे सरकार और समाज के लोग उसे बीच में छोड़कर, मझधार में छोड़कर आगे बढ़ गए। किसान की इस गरीबी और माली और तंगहाली देखकर कवि यहाँ पर उस शोषित किसान के, युगों से शोषित किसान के दुख, दरिद्रता और दारुणता को देखकर विचलित हो गया है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि मझधार, छोड़ उसे मझधार आज, मझधार में हमने छोड़ दिया उस किसान को, तंग और भूखे और गरीबी पर छोड़कर हम आगे बढ़ गए। यानी हमें किसान की उस दरिद्रता और गरीबी मिटाने के लिए हमारी सरकारों ने कुछ भी काम नहीं किया है। जितना वाजिब काम होना चाहिए वह काम नहीं किया गया। फलता किसान आज भी गरीबी, तंगहाली, सूदखोरों का शिकार है। कभी वह उधार लेता है अपने अनाज के लिए, अपने बीज और खाद के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए वह जो उधार लेता है, उस ऋण से, उस उधार से कभी मुक्त नहीं हो पाता और जीवन भर वह ऋणी हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेमचंद का उपन्यास गोदान का होरी कभी ऋण मुक्त नहीं होता, अंततः गोदान का होरी, वह किसान अपने जीवन की यह लीला उसी में समाप्त हो जाती है।
और जो गाय की एक लालसा थी वह अधूरी रह जाती है, और वह गाय के लिए जो एकत्रित किए हुए पैसे उसके अंतिम संस्कार के लिए गोदान हो जाते हैं, वह ब्राह्मण को प्रदाय हो जाते हैं, कर्म कांडों में खर्च हो जाते हैं। इस दरिद्रता का वर्णन भारतीय किसान की अनूठी मिसाल प्रेमचंद ने प्रस्तुत की, और प्रेमचंद ने किसानों के उस दारुण और करुणा स्थिति का वर्णन भी करते हैं। तो हमारे पाठ में हम देखते हैं कि सुमित्रानंदन पंत ने प्रगतिशील विचारों की यहाँ संभावना को तलाशा है, किसान की उस संभावनाओं को तलाशा है, किसान की उस दारुणता का वर्णन करते हैं कि किसान की इस दयनीय स्थिति का निवारण किया जाना चाहिए, हमारी सरकारें काम करें और किसान के दुख और गरीबी को दूर करने के लिए भरपूर प्रयास करें। हम देखेंगे यह कविता छंद मुक्त कविता है और इस कविता में साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। किसान के जीवन का सर्वांग चित्रण है, जीवन के संपूर्णता का चित्रण है। साथ ही हम देखें यह विषमता और यहाँ पर विषमता के साथ हम देख लेते हैं जिसे हम विरोधाभास की अवधारणा कह सकते हैं। किसान को भूमिपुत्र, अन्न देवता, अन्न उपजाने वाला यहाँ पर व्यक्ति के रूप में जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि वह अन्नदाता है, किंतु वह अन्नदाता आज भूख और कंगाली और बदहाली से घिरा हुआ है। तो ये विरोधाभास की बातें हैं और कवि ने इस बात को लेकर हमारे सामने अपनी स्थिति, किसान की स्थिति, दयनीयता को उजागर करके किसानों के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करने की बात करते हैं। यानी सरकार और समाज को किसान की इस बदहाली की ओर ध्यान देना चाहिए। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।